हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में भी हम आपको 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले। बस क्लास को आप ध्यान से देखते ही चलिए। आज का सेशन और भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो पिछली क्लासेज में बच्चों को क्वेश्चनों में डाउट्स थे, उन्हें भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। उन डाउट्स के क्लियर कराने के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम आपको नोट कराने वाले, जिससे आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले। कुल मिलाकर आज की क्लास भी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आयोजन गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलिए, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्यक्रम उपयोगी है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि पाठ्यक्रम क्यों उपयोगी है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन दिया गया है, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु पाठ्यक्रम उपयोगी है। ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। समय व शक्ति के उपयोग के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी है। ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह प्रबंध की परिभाषा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर गृह प्रबंध की परिभाषा आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, यही गृह प्रबंध की परिभाषा है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। और फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं, जिससे आपके समय की भी यहाँ पर बचत होने वाली है और काफ़ी क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर रिविजन यहाँ पर होने वाला है। तो आप बस क्लास को ध्यान से देखते ही चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। साधन मूल्य, आंतरिक मूल्य, एक या तथा दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सुंदरता हमारे यहाँ पर आंतरिक मूल्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। क्या ये बात सत्य है, असत्य है, विवादित है, संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर पार्कर के अनुसार पूछा गया है कि आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह कथन यहाँ पर सत्य होगा। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर पूछा गया कि मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ये किस मुद्दे के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, ग्रोस एवं क्रेंडल के द्वारा यहाँ पर ये कथन कहा गया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलिए, क्योंकि ग्रोस और क्रेंडल यहाँ से क्वेश्चन आपको परिभाषा आपसे पूछी जानी है, ये महत्वपूर्ण यहाँ से लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन प्रबंधन का कार्य है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गृह प्रबंधन का जो कार्य है वो है कार्य का विभाजन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है लघुकालीन लक्ष्य, दूसरा दिया गया है दीर्घकालीन लक्ष्य, तीसरा यहाँ पर दिया गया है सार्वभौमिक लक्ष्य और चौथा यहाँ पर दिया गया है मध्यवर्ती लक्ष्य। आपको बताने की कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लघुकालीन लक्ष्य, ये भी लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालिक भी होते हैं और मध्यवर्ती भी होते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये लक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो सार्वभौमिक लक्ष्य लक्ष्य का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। आपको बताना है कि मानव व्यवहार में प्रेरणा का तत्व कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो मानव व्यवहार में प्रेरणा का तत्व लक्ष्य, मूल्य और स्तर, ये तीनों ही होते हैं। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी, ये मानव व्यवहार के प्रेरणा के तत्व है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। आपको बताने की प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रबंधन प्रक्रिया का जो मुख्य बिंदु होता है वो
आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये तीनों ही होते हैं। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बचत है आय माइनस व्यय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया व्यय माइनस आय। तीसरा ऑप्शन दिया गया है व्यय प्लस आय। चौथा ऑप्शन दिया गया आय प्लस व्यय। आपको यहाँ पर बचत का बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा आय माइनस व्यय, ये यहाँ पर बचत है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मानसिक, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि योजना बनाना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारी क्लास में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स है या कोई भी आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर करा देंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गृह व्यवस्थापन का सार है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया समय व्यवस्थापन, दूसरा ऑप्शन दिया गया ऊर्जा व्यवस्थापन, तीसरा ऑप्शन दिया गया पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना और चौथा ऑप्शन दिया गया उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। आपको यहाँ पर गृह व्यवस्थापन का सार आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, यही गृह व्यवस्थापन का सार है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक आय को खाली स्थान आपको यहाँ पर देगा आय भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वास्तविक आय को कौन सी आय भी कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वास्तविक आय को प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, खाली स्थान आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को खाली स्थान योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी यहाँ पर आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मानसिक। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हमें सदैव बचना चाहिए मादक द्रव्यों से, विश्राम से, परिश्रम से या व्यायाम से। आपको यहाँ पर बताना है कि हमें सदैव बचना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मादक द्रव्यों से हमें हमेशा बचना चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संतुलित आहार। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है हमारे लिए संतुलित आहार। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। वस्त्रों की आवश्यकता होती है सुंदरता वृद्धि के लिए, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी के लिए। यहाँ पर वस्त्रों की आवश्यकता होती है, सौंदर्य वृद्धि के लिए भी होती है, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए भी होती है और त्वचा की सुरक्षा के लिए भी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है क्योंकि शरीर बलवान बनता है, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, कद बढ़ता है या शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है। आपको यहाँ पर शारीरिक स्वच्छता आवश्यक क्यों है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है, इसलिए शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो या उपरोक्त सभी स्वस्थ हो। आपको यहाँ पर बताना है कि
पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाता है। तो किसको पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा उपरोक्त सभी। जो मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो उसे ही पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, व्यायाम से हम बन सकते हैं आलसी एवं निष्क्रिय, निष्क्रिय तथा स्वस्थ, स्वस्थ तथा क्रियाशील या आलसी तथा स्वस्थ। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यायाम से हम बन सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्वस्थ तथा क्रियाशील हम व्यायाम करने से बन सकते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, भोजन करना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है कि दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हमें विश्राम करना चाहिए। दैनिक कार्यों से हुई थकान के लिए हमें उन्हें दूर करने के लिए विश्राम करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, चिकित्सालय में रोगियों की देखरेख की जाती है परिचारिकाओं द्वारा, जनसेवकों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा या सरकारी कर्मचारियों द्वारा। आपको यहाँ पर बताना है कि चिकित्सालयों में रोगियों की देखरेख की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से परिचारिकाओं द्वारा चिकित्सालय में रोगियों की देखरेख की जाती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रस्तुत कर देना, हावी होना, वार्ता करना या समझौता करना। आपको यहाँ पर बताना है कि झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, समझौता करना झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? लड़की का पक्ष, बहन का पक्ष, माता का पक्ष या पत्नी का पक्ष। यहाँ से परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चनों को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, माता का पक्ष, ये सबसे मार्मिक पक्ष होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, समय प्रबंधन का एक यंत्र है समय मानक, कार्यवक्र, समय योजना या कार्य इकाई। आपको यहाँ पर समय प्रबंधन का एक यंत्र आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्य वक्र, ये समय प्रबंधन का एक यंत्र है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताते कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन या आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। एक आध बच्चा ही हमें कमेंट करता है, लेकिन बाकी बच्चे आप देखकर निकल जाते हो। पर ऐसा ना किया करिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। खाली स्थान एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, समय। समय एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मानवीय संसाधन है? यहाँ पर आपको मानवीय संसाधन आपसे पूछा गया है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रुचियाँ यहाँ पर मानवीय संसाधन है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है, आपको बताने के कथन किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया पी दहामा का, दूसरा ऑप्शन दिया गया H.W. भट्ट का, तीसरा ऑप्शन दिया गया A.T. मोसर का और चौथा ऑप्शन दिया गया रामा भाई का। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, H.W. भट्ट का ये महत्वपूर्ण कथन है। इनके द्वारा कहा गया है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो ये H.W. भट्ट का कथन है। महत्वपूर्ण पॉइंट लगाते हुए चलिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल।
आपको यहाँ पर बताना है कि सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल एक को छोड़कर, आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा पढ़ना। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को की ओर। हमारा 32वां क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। अनुसंधान, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार माध्यम या अभिलेख। आपको यहाँ पर प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का जो एक उपकरण है वह है अभिलेख। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। आपको बताना है कि संप्रेषण का पूर्व कथन रूप कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बलबलाना ये भी संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है, भावनात्मक अभिव्यक्तियां भी है और हाव भाव भी है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो प्रदर्शनी आयोजन। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, खाली स्थान, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर फ्लैनल ग्राफ, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों को एक साथ दृश्य शिक्षण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फ्लैनल ग्राफ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, प्रदर्शनी दृश्य है पोस्टर एवं चार्ट, ग्राफ एवं मैप, चौक एवं फ्लैनल बोर्ड, पिक्चर एवं फिल्म। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रदर्शनी दृश्य है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, पोस्टर एवं चार्ट ये प्रदर्शनी दृश्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है वह कहलाता है। तो अगर बच्चा तेज आवाज सुनकर अपना हाथ ऊपर उठा लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मोरो स्टार्टल, उसे कहा जाता है मोरो स्टार्टल। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। तो आपको बताने की कब किया गया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है। आपको यहाँ पर ग्रुप दिए गए, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको बताने कि राजमा को किस ग्रुप में रखा गया है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ICMR 1989 खाद्य ग्रुप के अनुसार राजमा को ग्रुप 2 में रखा गया है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, मातृ सुरक्षा योजना या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आपको यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है, ये आपको बताते चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हेतु योजना चलाई गई थी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, प्रार्थना गीत के साथ, लड़ाई के साथ, फिल्मी गाने के साथ या भाषण के साथ। आपसे यहाँ पर शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, तो किसके अनुसार होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा पर सही होगा, प्रार्थना गीत के साथ। यहाँ पर बच्चों द्वारा होता है शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। 1/4, 1/3, 2/3 या आधा। आपको यहाँ पर जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई आपसे पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1/4 होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और।
क्वेश्चन नंबर 43, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है 19 से 20 वर्ष, 6 से 7 वर्ष या 12 से 13 वर्ष या किसी भी समय हो सकती है। आपको यहाँ पर लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र आपसे पूछी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 12 से 13 वर्ष लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, यह विचार दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बालक का मन एक खाली स्लेट है या टेबुला सा है, ये विचार दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जॉन लॉक के द्वारा ये विचार दिया गया था। इनके द्वारा बालक का मन खाली स्लेट या टेबुला सा कहा गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है पूर्वकालिक, जन्मजात असमानताएं, स्वसावरोध या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, आपसे यहाँ पर कारण पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। ये सभी कारण यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, खाली स्थान शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या है, डायरिया, कब्ज, एलर्जी या उक्त सभी। आपको यहाँ पर शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ये सभी यहाँ पर समस्या है, उक्त सभी। डायरिया भी, कब्ज भी और एलर्जी भी, ये सभी समस्याएं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग में संबंधित है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जाति। ये सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, खाली स्थान नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आदत यानी कि हैबिट, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आदत नाम बर्ताव को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित ही हो जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जा सकता है? परिवार में, भाषा में, खेल में, किसी में भी नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, खेल में ये सभी अर्जित किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है माता पिता का, शिक्षक का, संगी साथी का, परिवार के अन्य सदस्यों का। आपको यहाँ पर 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आपसे पूछा गया कि बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संगी साथी का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है इस उम्र के बच्चे में। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को आप लगातार देखते चलिए, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पर मिल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करती हूँ। आप बस हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखते चले जाओ। एटीपी संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से, गुणसूत्र से, गोल्जिकाई से, केंद्रक से। आपको यहाँ पर एटीपी आपसे पूछा गया है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एटीपी संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं से के अस्तर पर पाया जाता है उसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर अपना आंसर यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऊतकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के अस्तर पर पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उसे उपकला ऊतक कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 53, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 20, 14, 8 या 22।
आपको यहाँ पर खोपड़ी में पूछा गया कि कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां पाई जाती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह शरीर के भीतर कोमल अंगों की को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को आवर्ती तथा गति प्रदान करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी के यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। यह शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शरीर को आवर्ती तथा गति प्रदान करती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? खाते समय, खेलते समय, सोते समय, या बोलते समय। आपको यहाँ पर श्वसन दर पूछा गया कि किस समय सबसे कम होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सोते समय श्वसन दर सबसे कम होगी। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 56, जब किसी कारण से फेफड़ों तथा ऑक्सीजन नहीं यानी कि फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तथा उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर पूछा गया है कि जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तथा उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एस्फिक्सिया उस स्थिति को कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 57, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर ग्लाइकोजन संग्रहित होता है तो कहाँ पर संग्रहित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है तो जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है कहलाता है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर इसे आप पॉइंट को ध्यान से देखते चले। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपर भाग यानी कि ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है तो क्या कहलाता है? क्या पित्ताशय कहलाएगा, यकृत कहलाएगा, अग्नाशय, या कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे यहाँ पर होती है यकृत। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ से ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ जाना चाहिए था। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, या विवादित है? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो ये कथन क्या है? ये है सत्य है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम आपके जो क्वेश्चन में पिछली क्लास में डाउट्स थे वे हम आपको यहाँ पर क्लियर कराते हुए चलेंगे और उसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी आपसे करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको यहाँ पर नोट कराने वाले हैं। तो बस आप क्लास को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, क्या रेनिन होता है, टाइलिन होता है, लाइपेज होता है, या पेप्सिन होता है? आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है यहाँ वह टाइलिन होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने डाउट वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पर आदर्श बजट माना जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है कि आदर्श बजट माना जाता है, तो वहाँ पर मैंने आपको संतुलित बजट यहाँ पर बताया था। अगर हम यहाँ पर आदर्श बजट की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पर संतुलित बजट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा बजट किसे माना जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा, बचत का बजट। यहाँ पर क्यों माना जाता है चलिए आज समझ लेते व्याख्या के अनुसार। एक आदर्श पारिवारिक बजट वह होता है जो परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संतुलित बजट जहाँ आय और खर्च बराबर होते हैं तो
को आदर्श पारिवारिक बजट माना जा सकता है। यहाँ से आप नोट करते चलिए, क्योंकि यह वित्तीय स्थिरता और नियंत्रण को बढ़ावा देता है, जिससे भविष्य के लिए बचत और निवेश करना आसान हो जाता है। तो संतुलित बजट को आदर्श बजट माना जा सकता है। आइए और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं: बचत का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट। बचत का बजट जब आय खर्च से अधिक हो तथा परिवार के लिए बचत भी की जा सके, इसे बचत का बजट कहा जाता है। वही घाटे का बजट दिया गया है, जब खर्च आय से बढ़ जाए तो ये घाटे का बजट कहलाता है। यह परिवार के लिए कष्ट की स्थिति होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार बार दूसरों से धन भी नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए विलासिता या कम जरूरत वाली चीज़ों में कटौती करनी चाहिए। यहाँ पर आपको संतुलित बजट यहाँ पर आपको दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ते चले। संतुलित बजट जब ऐसी स्थिति हो कि न बचत हो और न घाटा हो, तो इसे परिवार यानी कि परिवार संतुलित बजट कहा जाता है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करते चले। इनमें से सबसे अच्छा बजट यहाँ पर बचत का बजट को ही माना जाता है। तो अगर सबसे अच्छा बजट की यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आपका वहाँ पर बचत का बजट यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पारिवारिक आदर्श बजट पूछे तो वहाँ पर संतुलित बजट आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एंजिल ने यहाँ पर, आप इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए, एंजिल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। एंजिल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, जबकि आजकल बचत बजट की एक महत्वपूर्ण मद समझी जाती है। अतः एंजिल के प्रस्तावित बजट में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर ग्राफ के साथ में। यहाँ पर एंजिल का ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर आपको धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकर यहाँ पर दिया गया है। एंजिल, डॉक्टर एंजिल के नियम का रेखा चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसमें धनी, मध्यम तथा मजदूर वर्ग का ये बजट यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर जो हमारा खर्च है वो कम होता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनी वर्ग का आपको यहाँ पर भोजन पर खर्च यहाँ पर कम दिखाई दिया है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर खर्च कम हो जाता है। वस्त्र पर और मकान और ईंधन और रोशनी पर यहाँ पर ये बराबर यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकर, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ जाता है। ये भी आप ध्यान रखते चलिए। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर भोजन और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इसे आप ध्यान से देखते चले, क्योंकि इन्हीं में यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर धनी वर्ग का खर्च कैसा हो जाता है, तो कम हो जाता है। ये आप पॉइंट को ध्यान से देखते चलिए। आई होप आपके सब कुछ यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखते चलिए, तो यहाँ पर संतुलित बजट को आदर्श बजट माना जा सकता है। तो वहाँ पर आपको एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो तो उन्हीं के ऊपर बात है कि आयोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उठाता है। अगर यहाँ पर सबसे अच्छे बजट की बात हो तो वहाँ पर बचत का बजट यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन आदर्श बजट की बात करें तो वहाँ पर हमारा संतुलित बजट यहाँ पर आंसर होगा। तो ये आप ध्यान से देखते चलिए। आइए बढ़ जाते हैं अब अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ में। अब आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर नोट करते चलिए। हमने यहाँ पर बजट से ही यहाँ पर लिए गए। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। परिवार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, आय व्यय को नियंत्रित करना एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए बजट बनाना तथा उसके अनुसार व्यय करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया पारिवारिक बजट का महत्व, कि परिवार यहाँ पर बजट बनाना क्यों महत्व है। व्यय पर नियंत्रण, अनावश्यक व्यय पर रोक, बचत की व्यवस्था, आय का सर्वोत्तम उपयोग, ये इसका यहाँ पर महत्व दिया गया है। पारिवारिक बजट के प्रकार यहाँ पर दिए गए संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट, ये भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए। पारिवारिक बजट के प्रमुख मद यहाँ पर दिए गए भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि इसके मदे भी यहाँ पर दी गई है। बजट के उद्देश्य यहाँ पर आपको दिए गए परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही विवरण एवं परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बजट निर्माण की बाधाएं भी आपको यहाँ पर दी गई कि क्या क्या बाधाएं आती है। शिक्षा का अभाव, यहाँ पर
ये भी एक बाधा है। यहाँ पर बजट निर्माण में एक बाधा है शिक्षा का अभाव। ये महत्वपूर्ण बाधा आप यहाँ पर ध्यान रखते चलिए। बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं आदि इसकी बाधा है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आय व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित होने से गृह की व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान से देखते चले कि आय व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित होने से गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। मितव्ययता यहाँ पर देखिए, आदर्श बजट के लिए मितव्ययता आवश्यक है। यह अपव्यय से बचने का साधन है। मितव्ययता के लिए सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार खरीद, नगद भुगतान, गुणों की पहचान, संरक्षण विधि का ज्ञान, कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदना। और यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि जर्मन अर्थशास्त्री एंजेल ने पारिवारिक बजट के विषय में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि पारिवारिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जर्मन अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकीविद डॉक्टर एंजेल के द्वारा पारिवारिक बजट के विषय में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ये यहाँ पर इनकी आलोचना भी की गई है कि इनके द्वारा बचत का कोई प्रावधान इनके बजट में नहीं किया गया है। तो ये भी आप नोट करते चले। आई होप आपके यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स थे वे सभी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं। आमाशय, आंतें, आहारनाल या पाचन तंत्र। आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, ताकि इसमें और भी बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं, मिलते हैं इसी क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।